हिंदी के 10वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है मछली। तो पिछले 2 वीडियो में हम आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी क्वेश्चन आंसर को पूरा कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हम आपको आज बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करना है, इसमें हम आपको ख तक बता चुके थे। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर ग से बतावेंगे जिसमें कि आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन ग से आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग जिसमें आपको व्याख्या करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। और पास से देख परछाई दिखती है, यह जो वाक्य दिया हुआ है इसी का व्याख्या हमको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, और पास से देख परछाई दिखती है। अगर आप लोग हमारा दोनों वीडियो ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से समझे होंगे तो आप खुद ही इस वाक्य का व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बतलाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक मछली से ली गई है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से या फिर हम लिखेंगे कि इसका संदर्भ दीदी द्वारा कही गई बातों से जुड़ा है। दीदी अपनी भाइयों से कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से आदमी का परछाई नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, यहाँ पर दीदी की बातों को ध्यान में रखते हुए इस वाक्य का व्याख्या करना है कि दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से आदमी की परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। लेखक ने जब बाल्टी से मछली को निकालकर फर्श पर रखा और पूंछ पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो मछली में थोड़ी सी भी हरकत नहीं हुई। जब लेखक महोदय यहाँ पर मछली के पूंछ को पकड़कर जब हिला रहे थे कि वह चेक कर रहे थे कि मछली जिंदा है या मर गई है तो उसमें कोई भी हरकत नहीं आया। इस पर लेखक ने संतू से कहा कि तू उसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है कि नहीं। देखिए इस चैप्टर में जो संतू है वह लेखक महोदय का छोटा भाई है और भग्गू है जो इस चैप्टर में नौकर है। ठीक है, तो संतू थोड़ी दूर पर बैठा था। बड़े भाई की बात सुनकर वह मछली के पास आया और उत्सुकतावश मछली को देखने लगा। इस पर लेखक ने संतू से कहा कि और पास से देख परछाई दिखती है क्या। मतलब जब वह मछली के एकदम पास में आकर के उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता है तो लेखक महोदय यहाँ पर कहते हैं कि और पास से देखा कर परछाई दिखती है क्या। लेखक ने समझाते हुए दीदी की बातें को संतू से दोहरा दिया। संतू दूर से ही सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ चुपचाप था। वह कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं दिखती है। इस प्रकार उपयुक्त पंक्तियों का संदर्भ और व्याख्या संतू मछली और लेखक के बीच का है। यह वाक्य को आपको लिखना बहुत जरूरी है कि यह जो पंक्ति है इसका संदर्भ संतू मछली और लेखक के बीच का है। मछली के जिंदा होने के लिए लेखक ने संतू से उपयुक्त वाक्य को कहा था ताकि दीदी ने जो बातें मछली के बारे में बताया था वह सच था या नहीं। मतलब वह दीदी की बातों को जांच कर रहा था कि सच में जो दीदी ने बात बोला है कि मछली की आंखों में परछाई दिखती है जो मछली जिंदा रहता है, तो सच में आंखों में परछाई दिखती है या नहीं दिखती है, यह बात सच है या झूठ है, इसी की वह परख कर रहा था। वह इसकी परीक्षा ले रहा था। संतू चुपचाप मछली की आंखों में अपनी परछाई देखने का प्रयत्न कर रहा था और निरुत्तर था। निरुत्तर कहने का मतलब कि वह परछाई तो देखने का प्रयास कर रहा था लेकिन उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। कहने का मतलब कि वह मछली मर चुका था। तो चलिए इसी का आपको यहाँ पर व्याख्या करना था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि है घ। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों का यह कहना है कि आप जो क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं वह थोड़ा बड़ा रहता है। तो देखिए हम आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं यह सारे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय हैं और इसमें आपको यह सारे क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे थोड़ा लंबा
होता ही है, इसलिए आप इसे पूरा लिखने की कोशिश करिए और इसके बारे में पूरा व्याख्या करना है तो आपको पूरा तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए घर नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। तो देखिए फिर से हमको लिखना है कि प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली के शीर्षक मछली से ली गई है। ठीक है, इन पंक्तियों का संदर्भ नहान घर से है, जहां लेखक मछलियों को देखने के लिए गया था। नहान घर में पहुंचने पर लेखक ने महसूस किया कि पूरा नहान घर मछलियों की गंध से भरा हुआ है और वहां भग्गू द्वारा गोल गोल काटी गई मछलियों के टुकड़े भी पड़े हुए थे। ठीक है, जब लेखक महोदय अपने नहान घर में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि पूरा नहान घर मछलियों के गंध से भरा हुआ है और भग्गू जो कि नौकर था वह मछलियों को गोल गोल काट कर रखे हुए था। उसे लेखक ने हाथों से बाल्टी में धोया और पानी भरी बाल्टी को उसमें उड़ेल दिया। इससे नहान घर की नाली क्षण भर में पूरी भर गई। मतलब जब नहान घर में एकाएक एक बाल्टी पानी को उड़ेला गया, मतलब गिराया गया, इसी कारण से नहान घर की जो नाली थी वह क्षण भर के लिए मतलब कुछ समय के लिए पूरा भर गया और तुरंत पानी के बह जाने पर खाली भी हो गई और पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी, जिसे लेखक ने महसूस किया। नहान घर में भी भग्गू मछलियों को धोकर काट कर साफ सुथरा कर रहा था ताकि उसे पकाया जा सके। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि नहान घर ही नहीं, पूरा घर मछली की गंध से पट गया था। मतलब पूरे घर में मछली की गंध साफ साफ फैल गई थी, जिसका कारण है कि मछली के कारण पूरे घर में हंगामा हो गया था। ठीक है, इसी कारण से मछली के कारण पूरे घर में हंगामा हो गया था। दीदी से लेकर पिताजी और संतू सभी मछली वाली घटना में शरीक थे। चलिए आपका यह घर नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया और इसी के साथ आपका यह जो व्याख्या करने वाला क्वेश्चन था वह भी खत्म हो गया। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है? संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परामर्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। कहने का मतलब कि जो लोग विवश होते हैं, लाचार होते हैं, उनकी मदद करने के बजाय और उनका शोषण किया जाता है। मुक मछलियों को निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु उसकी रक्षा को आतुर होता है। मुक कहने का मतलब कि वैसा जीव जो बोल नहीं सकता, और मछली जो है वो मुक जीव जंतु है क्योंकि वह बोल नहीं सकता, और उसकी निर्ममता पूर्वक काटते देख मतलब जब संतु मछलियों को काटते हुए देखता है तो उसे दया आ जाता है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है। उसे बचाने हेतु झपट कर भग्गू के सामने से मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। महत्व में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणी में अपनी परछाई देखनी चाहिए। सभी प्राणी में अपनी परछाई देखनी चाहिए कहने का मतलब हुआ कि सभी प्राणियों को खुद की तरह बिहेवियर करना चाहिए, खुद की तरह उसके साथ शरीक होना चाहिए, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। दीदी का चरित्र चित्रण करिए। ठीक है, दीदी का जो संतु की दीदी थी उसका चरित्र चित्रण करना है। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। मतलब यह जो कहानी है इसमें एक मध्यम परिवार के बारे में बताया गया है। दीदी घर के चहारदीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। मतलब जो दीदी है वह घर के चारदीवारी में ही मतलब घर में ही एक कठपुतली की तरह मतलब एक गुलाम की तरह रहती है। लिंग भेद परिवार में निहित है। पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय व्यतीत करती है। वह ममता की मूर्ति है। अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। मतलब बहन जो है वो जो दीदी है वह अपने भाइयों को यह सिखाती है कि सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और सभी प्राणियों को अपने जैसा देखना चाहिए। अपनी परछाई सभी प्राणियों में देखनी चाहिए। मछली को विवश होकर कट जाना
उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मुक्त रहकर लाचार, बेबस एवं निर्ममता पूर्वक प्रहार को सहन करने वाले की आत्मा के पुकार को अनुभव करके सिसकियां एवं आह भर कर रह जाने वाली कन्या है। यहाँ पर दीदी के बारे में चरित्र चित्रण किया गया है, मतलब दीदी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था, वह अपने भाइयों को क्या शिक्षा देती थी, जिसमें हम आपको बताए कि वह अपने भाइयों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देती थी कि दूसरे प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरे प्राणियों के साथ खुद के जैसा ही उसके साथ भी चाल चलन रखना चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। यह सबसे आखिरी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, तो चलिए ध्यान से इसे समझिएगा। कहानी का जो शीर्षक है मछली, इसी का आपको सार्थकता स्पष्ट करना है कि यह शीर्षक कितना सही है और कितना गलत है। तो देखिए, मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। मछलियों के माध्यम से मुक्त रहकर प्राणांत को स्वीकार कर लेना ही लाचार, शोषित एवं पीड़ित जनों की नियति है। बताया गया है कि जीवन क्षणभंगुर है, ठीक है, कल्पनाएं क्षणिक है एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाल सुलभ कहने का मतलब कि जो संतु, जो बच्चा था, उसका स्वभाव भी कहीं मछलियों के इर्द गिर्द मतलब आसपास घूम रहा था। पूरी कहानी जो है वह मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है, ठीक है। यहाँ पर दीदी की जो तुलना है वह बालक मछली से करता है। और पिछले वीडियो में भी हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे जो कि आपके बुक में दिया हुआ है कि मछली और दीदी के बीच क्या समानताएं हैं, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी का मछली शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक कहा जा सकता है। मतलब इस कहानी का जो शीर्षक है मछली, वह पूर्ण रूप से सार्थक है और हर हाल में इस कहानी का शीर्षक मछली ही होना चाहिए था। तो चलिए, इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह चैप्टर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में अगले वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।